It's better to name this war as Epic Fear instead of Epic Fury. क्या आपने कभी सोचा था कि यूएसए, इसराइल जैसी सुपर पावर कंट्रीज को आप एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री से मार खाते हुए देखेंगे? मेरी बकेट लिस्ट में तो ऐसा नहीं था, और ऐसा ट्रम्प ने भी सपने में नहीं सोचा होगा। ट्रम्प खुद शॉक में है ये सोचकर कि ये उन्होंने क्या कर दिया। बिकॉज एक तो उनकी दुनिया में बदनामी हो रही है, दूसरा उन्हें बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है, और तीसरा उनका घमंड चकनाचूर हो गया है। सबसे शॉकिंग बात तो मुझे ये लगी कि दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स ईरान के प्रेसिडेंट को अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्या वो ईरान की हिस्ट्री को भूल जाते हैं? क्या वो ये भूल जाते हैं कि क्यों अमेरिका के पुराने 4 प्रेसिडेंट्स ने ईरान से वॉर नहीं लड़ी? वाई दे ऑलवेज रेजिस्टेड वॉर विद ईरान? ईरान ने अपनी हिस्ट्री में ऐसे ऐसे वॉर्स लड़े हैं, ये वॉर तो उनके लिए वैसे भी कुछ नहीं है। ईरान ने पूरी दुनिया में यूएसए की इतनी बदनामी और बेइज्जती कर दी, मतलब जलील कर दिया है यूएसए को, डोनाल्ड ट्रम्प को, और जो आसपास के मिडिल ईस्ट के देश हैं, जॉर्डन, दुबई, कतर, यूएई, सबको मारा है, सबको पटक पटक के मारा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जो डिफेंस एयर सिस्टम था, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, उसको उड़ा दिया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह बंद करके एनर्जी क्राइसिस कर दिया, पूरा ग्लोबल सिस्टम हिला दिया। मतलब एक अकेले देश ईरान ने पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी को हिला के रखा हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ईरान की तो इसराइल के साथ लड़ाई है, तो अमेरिका बीच में कहाँ से आया? ऑपरेशन राइजिंग हमला ईरान और यूएस ने मिलकर किया, तो ईरान बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे हमला क्यों कर रहा है? ईरान ने गल्फ की सारी यूएस मिलिट्री बेसिस पे हमला क्यों किया हुआ है? उसने कतर पे मिसाइल फेंका, उसने कुवैत पे मिसाइल फेंका, उसने सऊदी अरब के रियाद पर भी मिसाइल फेंक दी। और हम सब यही सोच रहे हैं कि भाई ईरान की लड़ाई तो इसराइल और ये है, तो वाई ईरान इज टारगेटिंग द मिडिल ईस्ट, दीज मुस्लिम कंट्रीज? अब ईरान का कहना है कि मैं अपनी मिडिल ईस्ट की मुस्लिम कंट्रीज पे हमला नहीं कर रहा, मैं वहाँ पे मौजूद उनके यूएस के बेसिस पे हमला कर रहा हूँ। जैसे ही वॉर शुरू हुई, जो सबसे पहला हमला ईरान पे हुआ था वो अमेरिका ने दुबई के अल दाफरा एयरबेस से किया था। इसी तरह कुवैत और बहरान के बेसिस से भी ईरान पर हमला किए थे। इसीलिए ईरान ने भी इसके जवाब में अमेरिका के एक एक एयरबेस को टारगेट करके हमला किया। सबसे पहले ईरान ने कुवैत में अमेरिका के बेस कैंप अर्जिफान पर हमला किया। ये अरब दुनिया में अमेरिका का सबसे बड़ा वेयर हाउस था, जहाँ पर अमेरिका अपने ट्रक्स, टैंक्स और मिसाइल स्टोर किया करता था, और यहीं से अमेरिका के जहाज़ों और हेलीकॉप्टर पर मिसाइल फिट किए जाते थे। इसी तरह ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिका के बेसिस पे हमला किया, और यहाँ पर ईरान ने अमेरिका के एक बहुत बड़ा रिफेलिंग जेट को तबाह कर दिया। तीसरा हमला ईरान ने कतर में अमेरिका के बेसिस पे किया, और कतर में अमेरिका का ये बेस अमेरिका की मिलिट्री का सबसे बड़ा बेस था। ईरान ने जब ये हमले किए तो अमेरिका की जितनी भी फौज थी उन्होंने ये सारे बेसिस खाली किए और वो अपने देश अमेरिका वापस चले गए। और कतर में जो अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम, जिसको द आई ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स भी कहा जाता था, वो बर्बाद हो गया, वो खत्म हो गया। विच इज़ द बिगेस्ट हिट टू अमेरिका। इस रडार की कॉस्ट है मोर देन $1 बिलियन। ये अमेरिका कॉन्टिनेंट से भी आ रही मिसाइल्स को भी डिटेक्ट कर लेता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि अगर इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है तो ईरान की मिसाइल्स को ये डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया? वो अगर इतना ही सक्सेसफुल था, उसको आइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कहा जाता था, जो 500,000 किलोमीटर से आ रही मिसाइल्स को डिटेक्ट कर लेता था, तो उसने ईरान से आ रही उसके ऊपर खुद पे जो हमला हो रहा है उस मिसाइल को डिटेक्ट क्यों नहीं किया? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ईरान ने एक बार में 400 से 500 शहीद ड्रोन लॉन्च करे, और ये जो अमेरिका का रेडार सिस्टम है ना, इससे इनको डिटेक्ट किया। बट आप खुद सोचो कितने ही डिस्ट्रॉय कर पाएगा? अगर उनमें से 4 या 5 भी इस रडार सिस्टम को हिट कर गई तो रडार सिस्टम तो गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि ड्रोन की कॉस्ट 20 से $30,000 है जो ईरान यूज करता है, और वहीं अमेरिका के इंटरसेप्टर मिसाइल की कॉस्ट जो उनका रडार सिस्टम यूज करता था मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, वो $3 से $4 मिलियन है। तो ईरान के तो सिर्फ $20,000 जा रहे हैं, और अमेरिका के $3 से $4 मिलियन उनकी सिर्फ शहीद ड्रोन्स को, 400 से 500 को बर्बाद। इन्हीं शहीद ड्रोन्स की मदद से ईरान ने सऊदी के अमेरिका के बेसिस पर भी हमला किया, और इस हमले में भी ईरान अमेरिका के 3 F-15E स्ट्राइक ईगल को भी तबाह कर दिया। अब मुझे यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि ईरान ने माइंड गेम खेला। उन्होंने इनकी ईगल फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने छोटे से छुट्टू से शहीद ड्रोन भेज दिए। अब जब ये शहीद ड्रोन इस एयरक्राफ्ट के बहुत सारे जा रहे थे, तो वो शहीद ड्रोन उनके आसपास घूम रहे थे,
उस एयरक्राफ्ट के आसपास घूम रहे थे। अब जो अमेरिका का इंटरसेप्टर था उसने अब इन ड्रोन्स को उड़ाने के लिए गलती से अपने ही फाइटर जेट को उड़ा दिया, और जिस एयरक्राफ्ट को उड़ाया उसकी कॉस्ट मिलियंस में थी। और सबसे लास्ट में ईरान ने यूएई के अमेरिका के बेस पर हमला किया। ये वही अमेरिका का बेस है जिससे यूज़ करके अमेरिका ने ईरान के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को मारा था। अब आप सोच रहे होंगे कि यूएई में मौजूद अमेरिका के बेसिस को ईरान ने टारगेट कैसे किया। अगेन वही उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमले से पहले यूएस के बेसिस की तरफ 50 या 60 ड्रोन्स भेजे, और इसके बेसिस के डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को गिराने में बिजी हो गए। तब ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल इन बेसिस पर चला दी। हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल्स होती हैं जो साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ जाती हैं। इनका जो डिफेंस सिस्टम था वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, और इस तरह उन्होंने यूएई के बेस को भी उड़ा दिया। और यही नहीं, ईरान ने यूएई के अंदर प्रेजेंट अमेज़न का जो डेटा सेंटर है और उसके बाद बहरान का जो डेटा सेंटर है, उन सब पे भी अटैक किया। ये दो सेंटर्स में जो अटैक हुए हैं, जब न्यूज़ के अंदर ऐसी खबरें आई कि यूएस ने एआई का यूज़ करके उनके लोकेशंस पता करी और उनके ऊपर अटैक किया, तो ईरान ने बोला कि अब ये भी हमारे लिए थ्रेट है और हम इन पे भी हमला करेंगे। तो अब जो वॉर्स पहले सिर्फ मिलिट्रीज में लड़ी जाती थी, एयर बेसिस पे लड़ी जाती थी, अब वो वॉर्स डिजिटल वॉर भी हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि डेटा सेंटर आज से पहले प्रिपेयर्ड नहीं थे। डेटा सेंटर्स को जब बनाया जाता था इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता था कि कोई भी हैकर या फिर कोई भी साइबर अटैक्स उन पे ना हो। कभी भी डेटा सेंटर्स इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थे कि उनके ऊपर अगर कोई मिसाइल अटैक होए तो वो अपने डेटा को कैसे प्रिजर्व करें। और मुझे इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के जो स्टेटमेंट्स हैं, जब यूएस के साथ उनका इंटरव्यू था तो उनसे पूछा गया कि आर यू अफ्रेड ऑफ द यूएस इन्वेशन, तो उन्होंने बोला आने दो, वी आर रेडी फॉर देम। Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. ये तब होता है व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज। आपने पहले फालतू में उनके ऊपर बॉम्ब्स गिराए, फिर उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया। उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी क्राइसिस में चल रही थी यूएस के सैंक्शंस की वजह से। जब आप उनके सुप्रीम लीडर को मार ही चुके हो तो आप नेगोशिएशन किसके साथ करोगे? जिसके साथ नेगोशिएशन करना था आपने तो उसको बम से उड़ा दिया। और जिसको उड़ाया आयतुल्लाह अली खमीनी, वो एक रिलीजियस फिगर थे। शिया के द ग्रेटेस्ट टॉप मोस्ट शिया रिलीजियस फिगर को आपने मार डाला। अब ये जो इशू है ये वॉर से ज़्यादा रिलीजियस हो गया है। शिया के लोगों की हिस्ट्री में इट्स ऑल अबाउट मार्टरडम, शहादत। अगर आप इमाम हुसैन की बात करें, हज़रत अली की बात करें, इमाम हुसैन की बात करें या हुसैन की बात करें, इनकी पूरी हिस्ट्री में इट्स ऑल अबाउट शहादत। क्योंकि यूएस ने इनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया है, तो विच मीन्स अब यूएस इज़ अ जालिम एंड ईरान इज़ अ ऑपरेसर। तो अभी ईरान ने मोस्ट लाइकली यूएस पे जिहाद डिक्लेयर कर दिया है। मज़े की बात यह है कि अमेरिका और इसराइल ने 87 ईयर्स ओल्ड खमेनी को 47 ईयर ओल्ड खमेनी से चेंज कर दिया है। मुश्तबा खमेनी जो अभी ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं, वो भी एक ऐसा लीडर जिसने अपनी पूरी लाइफ मिलिट्री में गुजारी है। आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपसे नेगोशिएशन करें। आपने उसके फादर को मारा, आपने उसकी बेटी को मार दिया, उसकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट गाय कि वो आपसे आके नेगोशिएशन करे। दैट्स नॉट पॉसिबल। अमेरिका और इसराइल ने जो अली खमेनी को मार के जो सबसे बड़ी गलती करी है, उसका खामियाजाना आज पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। आईआरजीसी जो ईरान की मिलिट्री है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। A message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. It's better to name this war as epic fear instead of epic fury. उनके सुप्रीम लीडर के चले जाने के बाद अब वो सबको मार रहे हैं, सारे मिडिल ईस्ट को मार रहे हैं, सब जगह मिसाइल्स जा रही हैं। उनके ऊपर एक अटैक होता है, वो उससे 4 गुना ज़्यादा अटैक करते हैं। उनके पास मिसाइल का बहुत लंबा स्टॉक है, अब उसे कोई रोक नहीं सकता। और यही वो सिस्टम अली खमेनी बना के गए थे कि अगर उनका सुप्रीम लीडर की डेथ हो जाती है तो उन्होंने अपने अंदर ही, मतलब ईरान के अंदर ही, ईरान को 31 डिफरेंट स्टेट्स में बांट दिया है।
और हर प्रोविंस की अपनी कमांड होगी, अपनी मिसाइल्स होंगी, अपनी उनकी स्ट्रैटेजी होगी जिस पे वो फैसला लेंगे। उन्हें किसी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये सिस्टम एक्टिवेट ही हो जाता है उनके सुप्रीम लीडर की डेथ के बाद। मतलब जिस दिन उनके सुप्रीम लीडर की डेथ हुई उस दिन से इस सिस्टम को, जो 31 प्रोविंसेस में है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। उनकी खुद की इंडिपेंडेंट आर्मी हो गई और वो खुद हमला कर सकते हैं। उन्हें ज़रूरत नहीं है किसी सुपीरियर कमांड की, ना प्रेसिडेंट, ना पार्लियामेंट और ना ही यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आ गया कि गलती कर दी भैया, ये अटैक नहीं करना चाहिए था, इसराइल का साथ नहीं देना चाहिए था। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, जिसे ट्रंप ने खुद अपॉइंट किया था, जॉय केंट, डायरेक्टर ऑफ द नेशनल काउंटर टेररिज्म, जो अमेरिका फर्स्ट मूवमेंट के पार्ट भी थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर में लिखा कि ये अमेरिका की लड़ाई नहीं है, अमेरिका ये लड़ाई इसराइल के प्रेशर की वजह से लड़ रहा है। उन्होंने लिखा कि ईरान पॉजेस नो इमिनेंट थ्रेट टू यूनाइटेड स्टेट्स, यानी ईरान अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं है और ना ही कभी था। और रेजिग्नेशन के बाद जॉयकंड ने जब एक इंटरव्यू में आए तो उन्होंने कहा कि इसराइल ने अमेरिका को मैनिपुलेट किया है, ईरान के पास एक्चुअल में कोई न्यूक्लियर पावर है ही नहीं। और उनका तो ऑलरेडी एक फतवा है 2004 का, जिसके अगेंस्ट वो कभी भी न्यूक्लियर पावर बना ही नहीं सकते। उनका ये मानना है कि वो इसराइल के लिए अमेरिका के आने वाली जनरेशन को मरने नहीं देंगे, वो इस वॉर में अमेरिका का नुकसान नहीं चाहते, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। वहीं ट्रंप ने इसके रिस्पॉन्स में कहा कि मुझे हमेशा से लगता था जो एक वीक इंसान है वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को हैंडल नहीं कर पाएगा। अच्छा हुआ उसने रिजाइन कर दिया। अगर मैंने ओबामा की डील कैंसिल नहीं की होती तो आज ईरान न्यूक्लियर पावर होता और ईरान ने हम पर 4 साल पहले ही हमला कर दिया होता। मतलब 2019 में ही 20 में ईरान ने अमेरिका पे हमला कर दिया होता अगर ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी में आके वो न्यूक्लियर पावर डील जो ओबामा करके गए थे वो कैंसिल नहीं किए होते। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर वो बॉम्ब नहीं गिराते उन न्यूक्लियर साइट पे तो आज ईरान न्यूक्लियर पावर बन चुका होता और सबसे पहले अमेरिका को ठोकता। और अब क्योंकि ट्रंप बौखलाए हुए हैं तो उन्होंने इसी के साथ साथ यूरोप से भी मदद मांगी। और तो यूरोप ने कहा दिस इज़ नॉट आवर वॉर, हम अपनी वॉरशिप्स वहाँ पे नहीं भेजेंगे, ये आपने शुरू किया है, इसराइल ने शुरू किया, तो आप ही लड़ो, हम क्यों लड़े भाई तुम्हारी वजह से। इसके रिस्पॉन्स में ट्रंप फिर से ट्वीट करते हैं। एक तो इन्हें ट्वीट करने की बहुत आदत है, तो इन्होंने ट्वीट करके लिखा दैट अमेरिका इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड एंड वी डोंट नीड यू सपोर्ट। मैं तो बस तुम्हें देख रहा था कि तुम मुझे सपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो, और आगे जाके फ्यूचर में मुझे अपने मिलिट्री तुम्हारे लिए भेजना है या नहीं भेजना है, और आगे जाके तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं भेजूंगा। तो मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली यूरोप को धमकी दे दी है। और मुझे एट द एंड ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुद से एक सवाल पूछने की ज़रूरत है कि वो आखिर चाहते क्या हैं, ये वॉर इन्होंने क्यों शुरू करी और वो लड़ किसके लिए रहे हैं। अमेरिका के लिए, टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, टू मेक ग्रेटर इसराइल, वो लड़ किसके लिए रहे हैं। और अगर ये चीज़ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दिमाग में क्लियर नहीं करी तो ये वॉर सालों साल चलती रहेगी और इसका खामियाजाना पूरी दुनिया को भरना पड़ेगा। और आप लोग कहाँ जा रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।